हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सूर्य प्रकाश तंवर। आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। यहाँ इस पार्ट में एने फ्रैंक अपनी डायरी में जो लिखती है उसकी उन्होंने डेट लिखी हुई है सैटरडे 20 जून 1942। ये डेट लिखी हुई है जब उन्होंने ये लिखा था। सबसे पहले वो इसको एड्रेस करती है, संबोधित करती है डियरेस्ट किट्टी, यानी कि अपनी डायरी को वो किट्टी के नाम से पुकारती है। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। वो बता रही है कि हमारी पूरी क्लास थी, उनके पैर कांप रहे थे। क्वेकिंग यानी कांपना, इन इट्स बूट्स, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स इसका मतलब होता है कि पैर कांपना। तो उनकी पूरी क्लास को थोड़ा बहसा हो रहा था। द रीजन ऑफ कोर्स, यहाँ पर वो कारण भी बताती है इसका कि आखिर क्या कारण रहा था इसका। इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु शैल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु शैल बी केप्ट बैक। लोग, ये बच्चे इस वजह से घबरा रहे थे क्योंकि उसका कारण ये रहा था कि आने वाली जो मीटिंग है उसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि किसको आगे नेक्स्ट क्लास में जाना है और किसको वापस उसी क्लास में वापस रिपीट होना है। ये डिसाइड करना था टीचरों को। इस वजह से ये सभी बच्चे परेशान हो रहे थे। हाफ द क्लास इज मीटिंग मेकिंग बेट्स। आधी क्लास शर्त लगा रही थी। जी एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। यहाँ पर एनी फ्रैंक बता रही है कि जी एंड और मैं उन दो लड़कों के ऊपर हंस रहे थे जो हमारे पीछे की तरफ बैठे हुए थे। सी एंड जेकस हु हैव स्टैक्ड दियर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेड। सीएन और जेकस दोनों ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने जो छुट्टियों के लिए जो सेविंग रख रखी थी, उन्होंने अपनी पूरी सेविंग को उन्होंने दाव पे लगा दिया था, यानी शर्त में लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, वो ये कहते रहते थे सुबह से शाम तक कि तुम तो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं तो पास नहीं होऊंगा। यस यस, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जैस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबस्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जी है वो भी, उसने भी एक प्रार्थना की, ग्लेंस डाली यानी नज़र डाली प्रार्थना करते हुए उनकी तरफ। और मेरा भी जो क्रोधी स्वभाव था उससे वो भी उनको, मतलब मैं भी उनको शांत करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उससे भी वो शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मेरे से पूछते हो कि क्या हुआ, तो देर आर सो मैनी डमीज डैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। यहाँ पर एनी फ्रैंक बता रही है कि यदि तुम मेरे से पूछना चाहते हो क्लास के बारे में तो मैं बताती हूँ कि बहुत सारे डमी लड़के थे। डमी इसका मतलब कमज़ोर बच्चे थे, और ऐसे बच्चे थे जिनको मतलब आगे की क्लास में नहीं रखा जा सकता। अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, यानी कि क्लास का चौथा हिस्सा ऐसे डमीज बच्चे थे, इतने कमज़ोर बच्चे थे कि वो आगे ही क्लास में उनको प्रमोट करना उचित नहीं था, यानी कि उनको वापस उसी क्लास में रखा जाना चाहिए था। किंतु टीचर्स के बारे में वो बताती है कि टीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में, पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड। वो बताती है कि मुझे मेरी जो गर्ल मित्र थी उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। एंड माई सेल्फ, और मेरे बारे में मुझे कोई चिंता नहीं थी। वी शैल मेक इट, यानी कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मैथ्स, हम पास हो जाएंगे, हमको और कोई टेंशन नहीं थी। हमको केवल जो एक सब्जेक्ट था जिसमें हमको विश्वास नहीं था वो था मैथ। एनीवे, चाहे कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, चाहे कुछ भी हो लेकिन हम इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, कि
हम धैर्य नहीं खोना चाहते थे, इस वजह से हम इंतज़ार कर सकते थे। और हमने प्रत्येक से कहा, जो भी बच्चे थे और भी जो कुछ बोल रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, हम पास नहीं होंगे, तो उनको भी सबसे इस ये और इसके मित्र ने कहा, अन्य फ्रैंक और उसके मित्र ने कहा धैर्य रखने के लिए उनको कहा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 men. एनी फ्रिंक बता रही है कि मेरे टीचर्स से अच्छे संबंध थे, यानी कि अच्छा व्यवहार था उनसे। गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल अच्छा व्यवहार होना। वो टीचर्स संख्या में 9 थे, 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी उनमें। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी यहाँ पर ओल्ड फैशनड पर्सन, यानी कि पुराने फैशन का व्यक्ति था। वो टीचेज मैथ्स, मिस्टर किसिंग है जो पुराने फैशन के व्यक्ति थे, वो हमें मैथ पढ़ाया करते थे। वाज एनॉयड विद मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। वो मेरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। एनी फ्रैंक बताती है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सर्वल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनी देने के बाद में, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मेरे को क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क कर दे दिया करते थे। एनी ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एनी फ्रैंक बता रही है कि उन्होंने मेरे को एक ऐसे दे दिया लिखने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में, और उस ऐसे का जो टाइटल था वो था ए चैटर बॉक्स। तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। वो एक प्रश्न उठा रही है कि एक चैटर बॉक्स एक टाइटल दे दिया, इसके बारे में आप लिखना है, क्या लिखें इसके बारे में। आई शुड वरी अबाउट डेट लेटर आई डिसाइडेड। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मेरे को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए था, मैंने निश्चय किया। उसके बाद में मैंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक में लिख लिया, उसको नोटबुक को मैंने बैग में रखा और फिर चुपचाप रहने का मैंने प्रयास किया। That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the easy caught my eye. और उस शाम को जब मैंने आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यानी कि जो मेरा शेष होमवर्क रह रहा था वो मैंने फिनिश कर लिया था, उसके बाद में द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, उसके बाद में मेरी उसके पर नज़र पड़ी ऐसे के पर कि मुझे इसके बारे में ऐसे लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं उसके बारे में सोच रही थी और मेरा फाउंटेन पेन था, उसकी निप को, जो उसकी आगे का जो सिरा होता है, उस टिप को मैं चूस रही थी। एनीवन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी आदमी रेम्बल का मतलब है कि एमलेसली राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी कि कोई जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, इस तरीके से निरुद्देश्य तरीके से लिखना। तो कोई भी व्यक्ति निरुद्देश्य तरीके से कुछ भी लिख सकता है, और शब्दों के बीच में गैप स्पेस भी, बड़ा स्पेस भी छोड़ करके वो पेज को भर सकता है। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन मेन जो ट्रिक थी, मेन जो बात थी वो ये थी कि बातचीत करने की जो आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए जिनके विश्वसनीय तर्क प्रस्तुत किए जाएं। कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स ए स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट, यानी कि कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स ऐसे तर्क हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास कर सकें। तो मेन ट्रिक वो थी कि बातचीत करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए ऐसे आर्गूमेंट्स पेश किए जाए जिनके ऊपर लोग विश्वास कर सके। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और फिर सोचा, मतलब सोचती रही वो।
एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग एड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेज लिखे इस ऐसे पर, इस टॉपिक पर। मिस्टर किसिंग ने जो मेरे को एक्स्ट्रा वर्क दिया था, जो भी मेरे को दिया था शीर्षक, उसके ऊपर मैंने 3 पेज लिखे और मैं सेटिस्फाइड था। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने तर्क दिया कि बातचीत करना स्टूडेंट्स का एक ट्रेट है, एक लक्षण है, और I would do my best to keep it under control। वो कह रही है कि मैं इसको कंट्रोल में रखने का प्रयास करूँगी, यानी कि बातचीत करने की जो आदत है उसको कंट्रोल में करने का प्रयास करूँगी। बट डेट आई वुड नेवर बी एबल टू क्यूर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। किंतु वो बता रही है कि मैं कभी भी समर्थ नहीं हो सकती मेरी इस हैबिट को स्टॉप करने की, बंद करने की, क्योंकि मेरी माता इतना, मतलब मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मेरी माता बोलती है, यानी कि उसकी माता है वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, इस वजह से वो स्वयं भी एनी फ्रैंक भी ज़्यादा बात करती है। तो इस वजह से वो आदतन वो हैबिट उसमें है, इस वजह से वो उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकती। डेट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये कोई ज़्यादा बात नहीं थी, लेकिन इसको मान सकते हैं हम। इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी क्वालिटीज फिजिकली और मेंटल डेट वन गेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स, यानी कि जन्मजात गुण। तुम इसको जन्मजात गुण मान सकते हो।